रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध खत्म होने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रूस ने बड़ा आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आवास पर बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। रूस का दावा है कि इस कथित हमले में कुल 91 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो क्या हो सकता है इस जंग का अगला पड़ाव, और क्या है इस हमले की इनसाइड स्टोरी, आज समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने बंगाल की धरती से ममता सरकार को चुनौती दी है। अपने बंगाल मिशन पर हैं शाह, और शाह ने घुसपैठियों को लेकर सीएम ममता पर बड़ा हमला बोला है। शाह का बंगाल दौरा कई मायनों में है खास। ममता की सरकार को चुनौती भी दे दी है यहां से अमित शाह ने। तो अब क्या है इस दौरे पर, एक नजर इस पर भी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक तरफ ठंड का सितम है तो दूसरी तरफ सियासत गर्म है। यहां लोग मानकर चल रहे हैं कि तीसरे टर्म के लिए योगी की कुर्सी फिक्स है, लेकिन अखिलेश हैं कि मानते नहीं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। तो क्या है सपा की रणनीति आने वाले चुनाव को लेकर? कौन होगा रिपीट और कौन होगा डिलीट? एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप, और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से, जहां रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच हालात एक बार फिर बिगड़ गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर सनसनीखेज आरोप लगाया है और कहा है कि उसने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर के दरमियानी रात रूस के नोवरगोरोड इलाके में ड्रोन से हमला किया। लावरोव ने दावा किया है कि 2, 4, 10 नहीं बल्कि 91 ड्रोन भेजे गए हैं, जिन्हें रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया है। अब रूस का कहना है कि यह हमला सीधे तौर पर राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाकर किया गया है। लावरोव ने इस कथित हमले को आतंकवादी कार्रवाई करार देते हुए चेतावनी दे दी है कि रूस इसका जवाब जरूर देगा। उन्होंने कहा कि अब पलटवार का समय और लक्ष्य तय करने के लिए है, और रूस अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करते हुए इसका जवाब जरूर देगा। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि हमले के वक्त राष्ट्रपति पुतिन उस समय आवास में मौजूद थे या नहीं। रूस की ओर से अब तक इस हमले से जुड़ा कोई वीडियो भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मौजूदा हालात में जारी कूटनीतिक प्रयास से संघर्ष को खत्म करने और शांति कायम करने का सबसे बेहतर रास्ता है। उन्होंने सभी पक्षों से अपील की है कि वो ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। जेलेंस्की ने इन आरोपों को झूठा बताया, मनगढ़ंत बताया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर बड़े हमले करने के बहाने तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि पुतिन के घर पर हमले की कहानी सिर्फ कीव में सरकारी इमारतों को निशाना बनाने को सही ठहराने के लिए गढ़ी गई है। जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमेशा कूटनीतिक रास्ते पर कायम रहा है, जबकि रूस युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने से इनकार करता रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन दुनिया को चुप नहीं रहने देगा और रूस को स्थायी शांति के प्रयासों को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस कथित हमले की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर दी। उशाकोव के अनुसार ट्रंप इस खबर से हैरान रह गए। गौर करने वाली बात यह है कि यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई जब एक दिन पहले ही जेलेंस्की और ट्रंप के बीच फ्लोरिडा में करीब 3 घंटे तक लंबी बैठक हुई थी, जिसमें युद्ध खत्म करने को लेकर लंबे चर्चा की गई। इसी कड़ी में जेलेंस्की ने यह भी खुलासा किया कि अमेरिका ने शांति योजना के तहत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि उनका कहना है कि रूस को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए कम से कम 50 साल की सुरक्षा गारंटी ज्यादा प्रभावी होगी। जेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन और रूस शांति समझौते के अब तक सबसे करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बातचीत अभी भी कई अहम मुद्दों पर ही अटकी हुई है। अब गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ यूक्रेन पूरी दुनिया के सामने शांति की गुहार लगाता है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को प्रोवोक करने का भी काम करता है।
और इधर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला और बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र को जमीन उपलब्ध नहीं करा रही, जिसकी वजह से भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी फायदे के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग इस मुद्दे को लेकर बेहद चिंतित हैं, परेशान हैं और भाजपा इस चिंता को पूरी मजबूती से उठाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि हम घुसपैठियों की सिर्फ पहचान ही नहीं करेंगे बल्कि उन्हें देश से बाहर भी खदेड़ेंगे, जबकि ममता बनर्जी पर सबसे बड़ा आरोप तुष्टीकरण का होता है। लेकिन अब बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को सनातनी वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। तभी तो वो चुनाव से पहले शिव और शक्ति की उन्हें याद आ रही है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा मंदिर का खंडन किया था और अब महाकाल मंदिर के निर्माण की बात कह रही हैं। लेकिन शाह के निशाने पर घुसपैठिए भी हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोका जाएगा। अमित शाह ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में विकास रुक चुका है। दावा किया उन्होंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू की गई तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं पश्चिम बंगाल में टोल सिंडिकेट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। अमित शाह ने कहा कि पिछले 14 वर्षों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बंगाल में सिर्फ 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली थी। इसके बाद साल 2016 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को 10% वोट मिले और सिर्फ 3 सीटें मिली। 19 की बात करें, जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पार्टी ने छलांग लगाते हुए 41% वोट हासिल किए और उसमें 18 सीटें मिली थी। 2021 के विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं, अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही देखे थे। भाजपा को 38% वोट यहां मिले और 77 सीटें मिली। अमित शाह ने कहा कि जिस पार्टी को कभी केवल 3 सीटें मिली थी वो 5 साल के अंदर 77 सीटों तक पहुंच गई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को बंगाल में 39% वोट मिले और 12 सीटें मिली। इन आंकड़ों के आधार पर अमित शाह दावा करते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अब गौरतलब ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका ये दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां इस बार के चुनाव में कई मुद्दे भाजपा के प्लस पॉइंट है, तो वहीं कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर भाजपा बैकफुट पर भी जा सकती है, चाहे वो SIR का मुद्दा हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक का। लखनऊ के कोहरे वाली ठंडी सुबह में सियासत उस वक्त अचानक गर्मा गई जब कुशीनगर से भाजपा विधायक पंचानंद पाठक की आवाज पर करीब 40 ब्राह्मण विधायक और MLC एक साथ जुट गए। विधानसभा सत्र के बीच हुई इस गुप्तनुमा बैठक में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बाहर से इसे एक सामाजिक और पारिवारिक भोज बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने में चर्चाएं ऐसी हैं जो नए राजनीतिक समीकरणों के संकेत दे रही हैं। अब खास बात यह है कि इस बैठक में सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य दलों के भी कई ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। यही वजह है कि इसे महज एक सामान्य मुलाकात मानने को विपक्ष तो तैयार नहीं है। अब बताया यह जा रहा है कि बैठक में ब्राह्मण समाज की एकजुटता और हालिया राजनीतिक विवादों और अलग अलग दलों द्वारा ब्राह्मणों को निशाना बनाए जाने के मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है। कई विधायकों ने ये बात भी उठाई कि भाजपा को मिली बड़ी चुनावी जीतों में ब्राह्मण समाज की भूमिका बेहद अहम रही है, लेकिन संगठन और सरकार में उन्हें उपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। इस बैठक में रत्नाकर मिश्रा, शलभमणि त्रिपाठी, ऋषि त्रिपाठी, प्रेम नारायण पांडे, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्रा, अंकुरराज तिवारी, विनय द्विवेदी और MLC साकेत मिश्रा जैसे कई बड़े नाम मौजूद रहे। अधिकांश जनप्रतिनिधि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के बताए जा रहे हैं। वहीं आयोजक विधायक पंचानंद पाठक हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक अटकलों को खारिज किया जाता है और ये केवल एक पारिवारिक भोज था, राजनीति से इसका कोई भी लेना देना नहीं। तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया।
उनके मुताबिक बातचीत सामान्य सामाजिक और आपसी सहयोग के मुद्दों तक ही सीमित रही, लेकिन विपक्ष ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने भाजपा विधायकों को खुलेआम समाजवादी पार्टी में आने का न्योता तक दे दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए इस बैठक को लेकर सवाल खड़े किए। तो कुल मिलाकर जातिगत बैठकों के दौर में हुई ये मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। अब देखना होगा कि इसे सरकार और संगठन कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं और इसका असर आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सी इबारत लिखी जाती है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।